सभी को नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 2017 में हुआ था और ये कंडक्ट कराया था HPPSC ने। और हम एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रिलेटेड टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये जो डिस्कशन है इम्पॉर्टेंट रहेगा PGT इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई MA इकोनॉमिक्स एंट्रांस की प्रेपरेशन कर रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, और यदि आप UGC नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी ये एनालिसिस इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। If total cost function is given by the equation C equal to 60 plus 20x, then fixed cost is 60 and variable cost is 20. Fixed cost is 60 and marginal cost is 20. Fixed cost is 20 and marginal cost is 60. None of the above. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, जहाँ पर x डिनोट करता है आउटपुट को। अब जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो सबमिशन होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, मतलब आउटपुट का टोटल कॉस्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक कमरा लिया है जहाँ पे आप कपड़े सिलने का काम करते हैं। अगर किसी मंथ किसी वजह से आप कपड़े नहीं सिल पा रहे हैं तो फिर भी आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा। तो इसका आउटपुट से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ये आउटपुट के साथ वेरी करता है, तो इसीलिए इसके साथ आउटपुट जुड़ा होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 60 है फिक्स्ड कॉस्ट और 20 है वेरिएबल कॉस्ट। अब एक ऑप्शन में है फिक्स्ड कॉस्ट इज 60 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 20। तो अभी तक हमें ये समझ आया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो सबमिशन होता है मार्जिनल कॉस्ट का। तो इसका मतलब हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 60 एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 20। ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारे पास है यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लिस्ट 2 में हमारे पास है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सप्लाई डिसीजन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब यूटिलिटी किस से संबंधित है? कंज्यूमर से। कंज्यूमर का क्या होता है? वेलफेयर। तो एक का 1। कंज्यूमर सरप्लस भी किस से संबंधित होता है? कंज्यूमर से। कंज्यूमर पे क्या लगता है? टैक्स। तो 1 4। कॉस्ट एनालिसिस रिलेटेड होता है सप्लाई डिसीजन से, कि अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम सप्लाई कम करेंगे। 3। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसमें क्या होता है? आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो ऑप्शन 2। तो अब देखिए 1 4 3 1 4 3 2 1 4 3 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। तो इस बार मैंने क्या किया है कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उनको भी इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब पहले ऑप्शन का है ऑप्शन ए, दूसरे का ऑप्शन सी। Phillips curve describe the relationship between saving and investment, demand for money and inflation, rate of unemployment and rate of inflation, marginal tax rate and rate of inflation। तो फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पे लेते हैं इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स का नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। अब फिलिप्स कर्व के बहुत सारे वर्जन हैं। सबसे पहले जो फिलिप्स दिया था फिलिप्स कर्व दिया था AW फिलिप्स में, उन्होंने बोला था कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। फिर उसके बाद आए मिल्टन फ्रीडमैन, वो बोलते थे कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व में रिलेशनशिप होता है और फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, और लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं बताता। उसके बाद आए रेटक्स, लुकास वगैरह, तो उन्होंने बोला था ना ही शॉर्ट रन में और ना ही लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है, कोई रिलेशनशिप नहीं बताता रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। तो अब अगर आपको AW फिलिप्स के व्यू पूछे तो भी आपको पता है, फ्रीडमैन के पूछे तो भी आपको पता है, और रेटक्स के पूछे तो भी आपको पता है। लेट मी इरेज इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन फंक्शन P इक्वल टू अंडर रूट 7L स्क्वेयर प्लस 12LK प्लस 5K स्क्वेयर एग्जिबिट। अब आपके पास ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया है कि हमारे पास कुछ लेबर है, कुछ कैपिटल है और कुछ हम लेबर और कैपिटल को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह का रिटर्न हमें देगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आंसर की में थर्ड का सी है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने डिस्कस ही नहीं किया। अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट per capita and inequality in the distribution of income can be expressed as strictly increasing relationship, strictly decreasing relationship, there is no relationship, first increasing and then decreasing relationship। तो साइमन कुजनेट्स क्या बोलते थे? इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसको इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस बोला जाता है। वो कहते थे कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है शुरू में, फिर इनइक्वालिटी एक मैक्सिमम लेवल पर जाती है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इधर पर कैपिटा इनकम होगी, इधर इनइक्वालिटी होगी। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। तो अब आंसर की तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ए। अब जो ये पांचवा क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब। जब भी हमारे पास इस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन दिया है तो हमें उसे सॉल्व कैसे करना है? आपको जो भी आपके पास L और K होगा उसे हमें मानना है, सुपोज करना है डेल L और डेल K। अब डेल L की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया,
और इक्वेशन बन गई ये। और जब हमने वैल्यू पुट की उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बन गई ये। अब ये तो बेसिक मैथ्स है। अगर हम डेल की वैल्यू को फैक्टर आउट कर सके, मतलब डेल की वैल्यू सेम आए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि डेल की वैल्यू हमारे पास आई स्क्वायर में, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो हम डेल को कॉमन ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास हो तो वो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कांस्टेंट रिटर्न्स हमें देगा। तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Which of the following economist name is associated with CES production function? CES means constant elasticity production function, constant elasticity of substitution production function। तो ये किसने दिया था? इसके लिए एक ट्रिक है स्मैक, सोलो, मिन्हांस, एरो, चैनरी। अब देखिए यहाँ पे मिन्हांस का नाम नहीं दिया गया है, सोलो, एरो, चैनरी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। इन कुर्नॉट मॉडल इफ फर्म compete with each other, then each firm assume the price of rival as given, each firm assume the profit of rival is given, each firm assume the output of rival as given, and all of the above। अब कुर्नॉट क्या बोलता था? कुर्नॉट बोलता था, कुर्नॉट मॉडल की मेन एजम्पशन थी कि जो हमारी राइवल फर्म है उसका आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं याद कि कुर्नॉट में ओ आता है, ओ से क्या होता है? आउटपुट। सो आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। इन स्टैकलबर्ग duopoly the profit of leaders are equal to those of the follower, greater than those of the follower, less than those of the follower, greater than those in case of Bertrand oligopolist। जो स्टैकलबर्ग डुओपोली मॉडल है ये फॉलो करता है कुर्नॉट मॉडल को। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो फर्म है वो आपस की इंटरडिपेंडेंस को आइडेंटिफाई कर लेती है और एक लीडर बन जाता है और एक फॉलोअर बन जाता है। अब जाहिर है जो लीडर है उसका प्रॉफिट फॉलोअर से ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, ग्रेटर देन दोज ऑफ फॉलोअर। 6 का बी, 7 का सी, 8 का बी। सो ये जो आंसर की है ये ऑफिशियल आंसर की है। Prakash and Mukesh own 2 local petrol station. They have identical constant marginal cost but earn zero economic profit. Prakash and Mukesh constitute a Cournot oligopoly, Bertrand oligopoly, Sweezy oligopoly, none of these। तो इसका सही ऑप्शन है बर्ट्रैंड ओलिगोपोली, क्योंकि जो कुर्नॉट ने मॉडल दिया था उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो ज़ीरो होता है। और कुर्नॉट ने एग्जांपल दिया था नेचुरल स्प्रिंग का। एक बार ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया था कि किस इकोनॉमिस्ट ने नेचुरल स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, तो वो थे कुर्नॉट। फॉर अ लीनियर डिमांड कर्व the slope is constant but elasticity of demand varies. The slope is constant but elasticity of demand is constant. Both slope and elasticity of demand are constant. Both slope and elasticity of demand varies. तो लीनियर डिमांड कर्व देखिए, डिमांड कर्व बनाइए, ये होता है डिमांड कर्व। तो इसमें क्या होगा, जो स्लोप होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये कांस्टेंट रहेगा। और जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है, यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और मिडल में
होती है इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1, और इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 0, यहाँ होती है ग्रेटर देन 1, यहाँ होती है लेस देन 1. इट मीन्स स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट एंड इलास्टिसिटी वेरीज. द स्लोप इज कांस्टेंट बट इलास्टिसिटी ऑफ the slope is constant but elasticity of demand varies. Option A is correct here. Consider the following statement about Cobb-Douglas production function. It is a short period production function. It is a long period production function. It assumes decreasing returns to scale. Output elasticity with respect to factor, that is labor and capital, are constant. अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें लेबर एंड कैपिटल साइमल्टेनियसली हम इंक्रीज कर सकते हैं, और जितने प्रोपोर्शन में हमने लेबर और कैपिटल बढ़ाया उतने ही पोर्शन में हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. और आउटपुट इलास्टिसिटी with respect to factor, that is labor and capital, are constant. So 2 and 4 is right answer here. अब हम चेक करेंगे कि आंसर की से हमारे आंसर ठीक है कि नहीं. 9th का B करेक्ट, 10 का A, 11th का D. Who among the following pair of economists is credited to propound that the interaction of multiplier and accelerator generate continuous cyclical fluctuation? इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को एक साथ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की एक्सप्लेनेशन दी थी. तो इसका सही जवाब है हिक्स एंड सैमुअलसन. If the marginal product of capital is twice that of labor and the price of capital is 3 times than labor, then capital will be substituted for labor, labor will be substituted for capital, price of labor will rise and price of capital will fall. Twice as much capital as labor will be employed. देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल का दुगना है और उसका प्राइस 3 गुना है. इट मीन्स जो हमारा लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसीलिए लेबर विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल. Which of the following relationship is correct for LM curve? Between demand for money and rate of interest, between demand for money and between supply of money and rate of interest, between demand for money and supply of money, between income and rate of interest. जैसे मैंने फिलिप्स कर्व के बारे में आपको पीछे बताया कि हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है. तो उसी से ये क्वेश्चन है कि एलएम कर्व में हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है. मतलब एलएम कर्व किसके बीच रिलेशनशिप बताता है? वो बताता है इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. ये होता है हमारा एलएम कर्व. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. आप अब आंसर की को मैच कर सकते हैं. When interest payment is subtracted from fiscal deficit, it is known as. ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और HPPSC के इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब है प्राइमरी डेफिसिट. आपको डेफिसिट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक क्वेश्चन इससे पक्का बनता है. The law of returns to scale assume that all unit of the factor are homogeneous. The technique of production remains unchanged. The return are measured in physical units. All of the above. तो इसका सही ऑप्शन है all of the above. Which one of the following match with the idea of free trade? ये क्वेश्चन फ्री ट्रेड वाला मैंने 3 पेपर अभी तक HPPSC के डिस्कस किए हैं और ये हूबहू ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है.
HPPSC में या तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या टॉपिक रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इवन जो इस बार का कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये फ्री ट्रेड से एक क्वेश्चन आया था। तो फ्री ट्रेड क्या होता है? एब्सेंस ऑफ टैरिफ। द मीनिंग ऑफ कोर सेक्टर इन इंडिया प्लानिंग रेफर्स टू। मीनिंग ऑफ कोर सेक्टर इन इंडियाज प्लानिंग रेफर्स टू, मतलब इंडियाज प्लानिंग में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर, डिफेंस इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है डी, सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज। देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब आपको सर्च करना है क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी इसको, क्योंकि आप सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। द एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन per capita income and environmental degradation, population growth rate and environmental degradation, industrial growth rate and environmental degradation, poverty and environmental degradation। तो इसका सही जवाब है पर कैपिटा इनकम एंड environmental degradation। नेचर ऑफ फंक्शनल फाइनेंसेस मैक्रोस्टैटिक, मैक्रोडायनामिक, कंपैरेटिव स्टैटिक, कंपैरेटिव डायनामिक। तो इसका सही जवाब है मैक्रोस्टैटिक। फंक्शनल फाइनेंस किसने दिया था? ये दिया था लर्नर ने। व्हाट इज करेक्ट फॉर बेबलन गुड? इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड टू शो हाई स्टेटस। इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट चेंज डिमांड, इट इज़ लाइक अ गिवन गुड्स। तो बेबलन गुड्स क्या होती है? जो हमारी कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन को दिखाती है। मतलब जब हम ऐसे करते हैं कि ज़्यादा प्राइस हो तो ही वस्तुओं को खरीदेंगे, क्योंकि वो एक स्टेटस का सिंबल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अब आप आंसर की को टैली कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज क्लिंगिंग टू पावर थ्योरी? ये होता है पॉजिटिव थ्योरी। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये आपको दिए हैं सोर्सेज और आपको अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो ये जो बातचीत है ये GST इम्प्लीमेंट होने से पहले की बातचीत है। तो अब आपको GST भी इसमें एक ऑप्शन आएगा और इसके लिए आपको सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है GST का, उसके बाद होता है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, फिर होता है एक्साइज ड्यूटी, फिर होता है कस्टम ड्यूटी। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अब बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था रैग्नर नरकसे ने, जिसने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी प्रपोंड किया था। और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलने का तरीका रैग्नर नरकसे ने बताया था बैलेंस्ड ग्रोथ, कि सभी सेक्टरों में एक साथ संतुलित विकास होना चाहिए। आप इसकी आंसर की देख सकते हैं। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद 4 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? मैंने हाल ही में 2 वीडियो डिस्कस की है इस पे, डिटेल में पॉपुलेशन की जितनी भी थ्योरी है उन सभी को डिस्कस किया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, तो ये रहा प्रूफ। 2017 में ही इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया था? कार्ल सैक्स ने। विच सेट ऑफ डाटा फ्रॉम लाइफ टेबल इज करेक्ट? तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिस्कस मैं करूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। द थ्योरी ऑफ इमर्सराइजिंग ग्रोथ वॉज गिवन बाय, अब देखना इसके ऑप्शन कितने इंटरेस्टिंग है। जगदीश भगवती, भगवती एंड जगदीश, एच सिंगर, सैमुअलसन। अब ज़्यादातर लोगों को ये ऑप्शन पता होगा कि जगदीश भगवती है। अब वो अलग अलग है इकट्ठे हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वो इकट्ठे हैं जगदीश भगवती जी। ये क्या बोलती थी ये थ्योरी कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड कोई देश करता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, और एक चीज़ में अगर कोई स्पेशलाइज अपने आप को कर लेता है, तो जो उसका टर्म ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो ये थ्योरी किसने दी थी? जगदीश भगवती ने। What was the amount of loan taken by India from IMF in 1991? क्या हुआ था 1991 में? इंडिया के पास एक हफ्ते के तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, तो इसके लिए फिर इंडिया ने IMF से लोन लिया था। वो कितने अमाउंट का था? वो था $5,000 मिलियन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो मेरिट गुड किसने दिया था? मस्ग्रेव ने। मेरिट गुड्स क्या होती है? जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है वे मेरिट गुड कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू C.R. Fay, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था स्टार्ट स्कॉटलैंड में। The total cost function of a firm is C equal to x square by 2 plus 4x plus 400. The average fixed cost at x equal to 4 will be. जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन यकीन मानिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए टोटल, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात की गई है, तो वो क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है और वेरिएबल के साथ आउटपुट लगा होता है। और आउटपुट क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। अब हमें निकालना क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई? 400। आउटपुट कितना है? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी और आपका सल्यूशन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया? शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? 1992 में। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1934 को, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ये 1 जनवरी में, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप मे भी इसको चेक कर लीजिएगा। सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द फिस्कल ईयर। सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया था 1994-95 में। अब आपसे पूछा जा सकता है GST कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो वो किया गया था 2017 में। और एग्जैक्ट डेट क्या थी? 1 जुलाई 2017। इसीलिए हम 1 जुलाई को GST डे के रूप में भी मनाते हैं। Laffer curve represent the relationship between tax rate and tax revenue, tax rate and inflation,
टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू एंड इन्फ्लेशन। तो लाफर का रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में, और ये बोलता है कि टैक्स रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स रेट ज़्यादा हो जाता है तो एक टाइम के बाद जो टैक्स रेवेन्यू है वो घटना शुरू हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्डिंग टू हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, और ये इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बताया था साधन संपन्नता, difference in factor availability. So option C is correct here. The demand for money equation MD equal to 1 by 2 under root 2 by divided by R is related to which of the following economist? तो ये किससे रिलेटेड है? ये है मॉरिस एलिस से रिलेटेड। If the budget of central government does not get passed by parliament till 31st March, how does government expenditure take place? अगर मान लीजिए 31 मार्च आ गया और गवर्नमेंट नया बजट पास नहीं कर पाई, तो जो गवर्नमेंट को खर्चा करना होगा वो किस आधार पर होगा? तो वो होगा बोट ऑन अकाउंट। द थ्योरी ऑफ पोटेंशियल सरप्राइज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय, तो ये थ्योरी दी थी GLS शेकेल ने, और कोलिन क्लार्क ने थ्योरी दी थी डायनामिक सरप्लस थ्योरी। FH नाइट ने थ्योरी दी थी अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी। द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन the policy of devaluation is generally applied by a country? Surplus in BOP, deficit in BOP, inflationary condition in country, high unemployment rate। तो devaluation क्या होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर कम कर देना। तो ऐसा गवर्नमेंट कब करती है? जब डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इससे क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इसीलिए सरकार डिवैल्यूएशन करती है। इन हैरिस टोडारो मॉडल इन इक्विलिब्रियम द एक्सपेक्टेड अर्बन वेज रेट विल बी द रूरल wage rate greater than, less than, equal to, cannot say definitely। तो ये बराबर होना चाहिए। मान लीजिए हम गांव से शहर की तरफ लोगों को माइग्रेशन से रोकना चाहते हैं, तो गांव में उतना ही वेज मिलना चाहिए जितना कि शहर में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स? ये किसने दिया था? मॉरिस ने। तो इनका कौन सा इंडिकेटर नहीं है? पर कैपिटा इनकम। ये इंडिकेटर किसका है? HDI का। इफ द बर्थ रेट इज 6%, डेथ रेट इज 2%, नेचुरल रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कंसिडरिंग नेट माइग्रेशन एज 0, तो कितना होगा जी हमारा नेचुरल रेट ऑफ पॉपुलेशन? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल टू 4%। मान लीजिए आपको पूछा होता एक्चुअल बर्थ रेट निकालना है आपको, एक्चुअल पॉपुलेशन इंक्रीज, तो और माइग्रेशन की वैल्यू भी यहाँ पे 2% है, तो आप माइनस करते बर्थ रेट से डेथ रेट और प्लस करते माइग्रेशन को, क्योंकि माइग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये 6% ही आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रिकल डाउन इफेक्ट? ट्रिकल डाउन इफेक्ट रीगन के द्वारा दिया गया था। ये बोलता है कि एक देश तब विकास करता है, एक डेवलपमेंट तब एक देश करता है जब
जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो सोसाइटी के सबसे नीचे वाले तबके तक पहुँचे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बीइंग बेनिफिट द पुअर ऑटोमेटिकली एंड इवेंचुअली। जिस तरह से अगर मान लीजिए बारिश हो और ये मिट्टी है, जब तक बारिश इस लास्ट वाले पोर्शन में नहीं पहुंचती तब तक भूमि की उपजाऊ क्षमता नहीं बढ़ती। रीगन का इस तरह का मानना था। सोलो ग्रोथ मॉडल प्रिडिक्ट दैट the rich nation will grow faster than poor nation. The rich will get richer and poor will get poorer. The rich will get poorer and poor will get richer. Poor nation will grow faster than rich. तो जो ये सोलो का ग्रोथ मॉडल है ये कंडीशनल कन्वर्जेंस बताता है कि मान लीजिए एक देश में सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, तो रिच नेशन और पुअर नेशन सेम पेस से ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो जो पुअर नेशन है ये ग्रो फास्टर करेगा देन रिच नेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। Which one of the following taxes were abolished in Union Budget 2015-16? तो जिस दिन आपका पेपर होगा आपको उस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। तो इसका सही जवाब है यूनियन बजट में कौन सा टैक्स हुआ था, ये था कैपिटल गेन टैक्स। द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये तो जो केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया था वो इससे शुरू हुआ और इस पे ही ख़त्म होता है। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इज propounded by, it was propounded by गुस्ताव कैसल। फोर्टी सिक्स का सी वेल्थ टैक्स एबोलिश हुआ था। और ये जो वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था 1956 में, और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? कार्ल्डर ने। इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द एज ऑफ इन्फेंट इज कंसीडर्ड एट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम आया था इस बार कॉलेज कैडर के क्वेश्चन पेपर में, और ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था क्योंकि हम हमेशा सबसे इजी क्वेश्चन ही गलत करते हैं। तो IMR में एज ऑफ इन्फेंट कितनी कंसीडर की जाती है? 12 मंथ। विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द नेम ऑफ लियोनटिफ इज मेनली एसोसिएटेड। तो लियोनटिफ ने दिया था क्या? इनपुट आउटपुट एनालिसिस। स्टेप वाइज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड इन द थ्योरी हाइपोथेसिस ऑफ। तो ये दिया था किसने? वाइसमैन पीकॉक ने। ये बोलते थे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस तरह से इंक्रीज होता है इन जर्क्स, जैसे इकोनॉमी में ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट उस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है। जबकि वैगनर्स लॉ इस तरह से बोलता था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक स्मूथ पैटर्न में बढ़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज गिवन बाय R²। Which of the following factor is the most important for causing seasonal variation in time series? टाइम सीरीज़ क्या होता है? जिसमें लॉन्ग टर्म डाटा होता है, और लॉन्ग टर्म डाटा होता है और वेरिएशन कुछ इस तरह से होती है कि एक टाइम में सेम वेरिएशन हो। तो ये किस वजह से होगा? वेदर एंड सोशल कस्टम। If in a series the value is 0, the geometric mean of a series would be 0। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट होता है। अब जाहिर सी बात है अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट 0 ही रहेगा। तो जियोमेट्रिक मीन में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर आउटपुट क्या आएगा?
0. In moderately asymmetric distribution, the median and mode are 20 and 18 respectively. The arithmetic mean would be. अब जो asymmetric distribution होता है उसका एक फॉर्मूला होता है z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. मीडियन की वैल्यू कितनी है 18 और मोड की वैल्यू कितनी है, मीडियन की वैल्यू है 20 और मोड की वैल्यू है 18. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कैपिटल बजट में वो रिसीट होती है जो असेट और लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कर सकती हैं. तो जो इंटरेस्ट रिसीट है ये पार्ट होता है रेवेन्यू बजट का. ये बाकी सारे कैपिटल बजट का पार्ट होते हैं. तो 53 का डी, 54 का ए, 55 का सी, 56 का ए. Which of the following does not contribute to the consolidated fund of government of India? Income tax, custom duty, provident fund, none of these. तो जो प्रोविडेंट फंड है ये पार्ट होता है पब्लिक अकाउंट का, ना कि कंसोलिडेटेड अकाउंट का. 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड अकाउंट एंड कंटिंजेंसी अकाउंट. कंटिंजेंसी अकाउंट में जो देश में मान लीजिए कोई आपातकाल आ गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई वॉर हो गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, तो वो होता है कंटिंजेंसी अकाउंट में. और गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है और खर्चा करती है वो जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट में. और जो सेविंग होती है जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, एडवांस एंड डिपॉजिट होता है, वो जाता है पब्लिक अकाउंट में. Which of the following fund of government of India does not have a fixed corpus? Public account fund of India and consolidated and contingency. मैंने अभी बताया कि contingency गवर्नमेंट का ऐसा फंड है जिसका यूज़ डिज़ास्टर में करती है गवर्नमेंट. तो इसके लिए गवर्नमेंट को रखने होते हैं 500 करोड़ रिजर्व में. तो इसीलिए कंटिंजेंसी का हो गया फिक्स कॉर्पस और इन दो का नहीं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जी चार्ट. अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिस पे हमारा कोई बस नहीं चल सकता. ऐसे क्वेश्चन या तो हमें छोड़ने पड़ते हैं, और यदि आप अपने आप को सेफ जोन में फील कर रहे हैं तब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर है कर्व ऑफ ओरिजिनल डाटा. ये कर्व होता है, एक डायग्राम होता है जिसमें हम 3 कर्व को डिपिक्ट करते हैं, और ये 3 कर्व ये बी, सी और डी डाटा शो करते हैं. द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज. तो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू होती है -1 से +1. ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. Which of the following index number use only current year quantity as bait? तो इसका सही जवाब है लास्ट ईयर इंडेक्स. अगर यहाँ पे कांस्टेंट पूछा होता तो होना था पास्चे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कैली प्राइस इंडेक्स नंबर. तो कैली का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है ये किसका है, ये है पास्चे का. ये किसका है, ऑप्शन बी है, ये है लास्ट पेयर का, और ये है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा. तो यूज ऑफ सेंसस डाटा. पहली बार जो सेंसस किया वो हो गया प्राइमरी डाटा. जब हम सेम सेंसस का डाटा दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा. प्रोग्रेसिव एवरेज इज सेम एज. ये क्वेश्चन आई डोंट नो कहाँ से पूछा है, मुझे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक मिला नहीं. तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज. यू कैन चेक आंसर कीज हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2-dimensional डायग्राम. इट इज क्यूब डायग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये किसने दिया था, अमर्त्य सेन
जो इंडिया के फर्स्ट नोबल लॉरिएट थे इकोनॉमिक्स में, और इन्हें इकोनॉमिक्स में कब नोबल प्राइज़ दिया गया था ये आपको बताना है। और एक और पर्सन थे जिसने ये डेवलप किया था HDI, वो थे महबूब उल हक। तो इसका इंडिकेटर कौन नहीं है, इस नोट को पढ़ना पेपर में ना भूलिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गलती करता है। द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 was 15 सेंसस। 67 का भी मुझे थोड़ा डाउट था इस पे, इसलिए मैंने चेक कर लिया। इंडियन रुपीज़ वॉज डिवेल्यूड सेकेंड टाइम इन, ये हुआ था 1996 में। डिवेल्व मतलब जानबूझकर इंडिया की करेंसी की वैल्यू लो की गई थी, जब एक तो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और दूसरा हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ गया था। विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, HDI, PQLI, GDP, UIDAI। HDI हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQL फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक ID जो आपको देता है उसकी अथॉरिटी है, ना कि डेवलपमेंट की। ऑन विच डे द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड। अब ये क्वेश्चन शुरू हो गए करंट अफेयर के। तो आपको बताना है कि कब नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2015 से ये मनाना शुरू हुआ। तो इस बार हमने क्या किया है, नेशनल स्पेस डे पहली बार मनाना शुरू किया है, और वो कब से मनाना शुरू किया है ये आप देखेंगे। Which of the following is not included in जैम नंबर ट्रीटी। जैम था जनधन आधार मोबाइल, तो क्या हमें बताना है, नॉट। तो मनरेगा इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होल्ड इन द विच पीरियड, इट होल्ड्स इन लॉन्ग पीरियड। In which of the following state life expectancy of birth during 2009 to 13 is highest? It is in Kerala. It was in Kerala. Which of the following is correct order of state in ascending order of population 2011? HPPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो सेंसस होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, तो आप सेंसस को इसमें पढ़ के ज़रूर जाइए। जैसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी, यूपी में। कितनी थी, 20 करोड़। तो अगर इस तरह का फैक्ट भी आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट डेथ रेट इन 2013? सो J&K हैज़ लोएस्ट डेथ रेट। According to the survey conducted by Ministry of Environment and Forest Government of India, the total forest cover in India is around, तो ये 2017 की बातचीत हो रही है, उस समय था 21%। अगर आपको आज की बात आज देखिए फॉरेस्ट कवर, आपको इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी जो कि हर साल अपडेट होती है। एनर्जी सोर्स that do not increase carbon emission includes windmills, nuclear power plants, solar cell, all of these. Which of the following is not viewed as national debt? तो सही आंसर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट्स है, देयरफॉर ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। Under a new FDI policy announced by the government in June 2016, 100% FDI in trading include e-commerce of food product was allowed. This applies to those products which are manufactured and produced in, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो ये 2016 में हुआ था इंडिया से। Consider the following statement about FDI. FDI policy violation is a part of penal provision of FMA. DEEP is responsible for formulation of FDI policy.
RBI administered the FDI policy. ED is enforcement director, एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ये सारे सही हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड कल्हैना राइट रजत रंगिनी? कल्हैन ने रजत रंगिनी कब लिखी थी? अभी तक हम याद करते थे कि किसने लिखी रजत रंगिनी, कल्हैन ने। तो अब इससे काम नहीं चलेगा, हमें याद करना पड़ेगा वो कब लिखी गई। तो वो लिखी थी 1148 से 50 AD में। According to Hutchison and Vogel, ruler of how many Thakurai of Shimla Hill State bore the title of Rana or Thakur? So इसका सही जवाब है ऑप्शन A. Which Raja of Trigarta married his daughter to Rana Lakshmana Chandra of Vajnath, who was his vassal? तो इसका सही जवाब है हरिद्र चंद्रा। इसके लिए आपको बलोकरा पढ़नी पड़ेगी। Near which town of HP is टरना देवी टेम्पल? तो इसका सही जवाब है मंडी। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी गिरिराज हिमाचल, उसमें इस तरह के टेम्पल का जिक्र होता है और ये हर बुधवार प्रकाशित होती है। हिमाचल प्रदेश की पब्लिक रिलेशन इस तरह की कोई साइट है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। आप गिरिराज हिमाचल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, हर बुधवार आती है। आप उसको पढ़ के, उसमें लगभग आपका आधा घंटा ही लगेगा और हिमाचल के इस तरह के करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP साकेती लेक इज? तो साकेती लेक सिरमौर में है, इसके पास शिवालिक फॉसिल पार्क भी है। तो इस तरह के लिए पढ़नी पड़ेगी आपको जगमोहन बलोखरा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP खोखन सेंचुरी? ये है कुल्लू में। इन विच बेसिन ऑफ रुक्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? रुक्ती ये था सतलुज पर। व्हेन वाज चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन सेटअप? इट वाज सेटअप इन 1947। अकॉर्डिंग टू 2015-16 economic survey, what has been the percentage of negative growth in primary sector in HP during 14-15? तो इसके लिए आपको HP का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा और ये है इसकी आंसर की। थैंक यू सो मच। आप अगर यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आप बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तब भी आप बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँगी। और कुछ ज़्यादा समझ आपको अगर आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।